हेलो, आई एम कल्याण कानी पांडे एंड बैक विद अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो है, दिस इज द सेकेंड पार्ट फॉर द चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज, चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर ह्यूमन ज्योग्राफी बुक। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका ना देखा हो तो पहले आई विल सजेस्ट यू कि पहले वो देख लें, देन कम टू दिस वन। ओके, सो जो चैप्टर्स के हमारे जो पॉइंट्स रिमेनिंग थे, आई एम गोना एक्सप्लेन दीज दोज टॉपिक्स हियर इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो क्या हुआ था, वी नो कि हमारे पे यूरोपियंस का बहुत सालों तक कब्जा रहा था। तो जब यूरोपियंस यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत अलग अलग कंट्रीज भी थे जहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी बनाई थी। लाइक कहीं पे मतलब डच ने इंडोनेशिया पे बनाई थी या फिर किसी और कंट्री में बनाई थी। तो उन्होंने ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर टाइप का जो ये सिस्टम है कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और बेसिकली इसमें उनका प्रॉफिट ओरिएंटेड टाइप का था कि उनका उसमें प्रॉफिट हो, और ये बहुत लार्ज स्केल में होता था। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज मेंशन अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस इन कॉलोनी सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स। देखिए, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो इसमें इन्होंने प्लांटेशन क्रॉप्स थे इसमें, दैट वर टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास एंड पाइनएप्पल्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये होता है कि इसको लार्ज स्टेट में किया जाता है और इसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगता है, कि मतलब इसमें ज्यादा पैसा लगाया जाता है तब जाके होता है। एज वेल एज इसमें टेक्निकल सपोर्ट और साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू कल्टीवेशन की जाती है। और इसमें सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है कि एक क्रॉप लगाई जाएगी जिसको बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की जाएगी कि वो अच्छे से ग्रो करे, उससे अच्छा प्रॉफिट मिले हमें। और चीप लेबर एंड गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है ये लिंक्स करता है कि जहाँ पे ग्रो कर रहा है थ्रू द फैक्ट्री, जहाँ से वो मतलब उसमें और प्रोसेसिंग होके वो वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाएगा। तो अब कुछ हमारे बता रखा है हमारी बुक में अकॉर्डिंग कि कुछ कंट्रीज ने, कौन से कंट्रीज में कहाँ कहाँ क्या ग्रो करवाया था थ्रू द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था इन वेस्ट अफ्रीका कोकोआ एंड कॉफी। ब्रिटिश ने लार्ज टी गार्डन सेटअप किए थे इन इंडिया एंड श्रीलंका, और ब्रिटिश ने ही रबर प्लांटेशन किया था इन मलेशिया, और शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज। ओके, तो मतलब हम देख सकते हैं ब्रिटिशर्स ने बहुत जगह कॉलोनीज बनाई है और बहुत जगह ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये अपना फैलाया था। स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड हाईली इन कोकोनट एंड शुगर प्लांटेशन इन द फिलीपींस। एंड जो डच थे उन्होंने अपनी एक मोनोपोली ओवर शुगर प्लांटेशन करी थी इन द कंट्री इंडोनेशिया। और कुछ ब्राजील, अभी भी जो कॉफी लार्ज प्लांटेशन है इन ब्राजील में, दे आर स्टिल मैनेज्ड बाय द यूरोपियंस। मतलब ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी प्लांट्स है, मतलब यही प्लांटेशन उनके लार्ज स्केल के, जो अभी भी यूरोपियंस उसकी मैनेज करते हैं, मतलब दे कम्स अंडर द यूरोपियंस। ओके, नाउ आजकल जो कंट्रीज की इस टाइप की प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो ओनरशिप होती है किसी भी कंट्री की, दैट इज अंडर बेसिकली अंडर द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट उसका देखती है कि क्या ग्रो करना है, कैसे उसमें साइंटिफिक या फिर क्या उसमें फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, ऑल दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नाउ दिस अनदर टॉपिक इज दैट, एंड द नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। जो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होती है, ये बेसिकली जो सेमी एरिड एरियाज होते हैं मिड लैटिट्यूड्स के, लाइक यूरेशियन स्टेपीज हो गई या फिर कैनेडियन, इसमें बोला जाता है ये होते हैं लाइक यूरेशियन स्टेपीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज एंड पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना। ये जो ग्रास लैंड है उनको कहा जा रहा है स्टेपीज, प्रेरीज एंड पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। ये सब जो नाम है ये ग्रास लैंड्स के। इसमें क्या होता था, क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं लाइक वीट, कॉर्न, बार्ले, ओट्स एंड राई। और जो एग्रीकल्चर होता है वो मैकेनाइज्ड होता है बाय फार्म एट अ वेरी लार्ज स्केल, मतलब बहुत लार्ज स्केल में कॉमर्शियली, मतलब कि ग्रो करके इससे कुछ अर्न करना है, उस हिसाब से इसमें ग्रो किए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, देयर इज अ लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। मतलब यहाँ पे पर एकड़ जो यील्ड होगी दैट इज लो, दैट विल पुट लो, लेकिन जो पर पर्सन यील्ड आएगी, जो इनपुट दे रहा है कोई पर्सन, उसके थ्रू जो यील्ड आएगी वो हाई होगी। तो बेसिकली जब इसमें आप वर्ड से समझ सकते हो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ग्रेन कल्टीवेशन होगा वीट वगैरह का, बार्ले मैंने बताया एग्जाम्पल दिए हैं, और एक्सटेंसिवली और फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। ओके, सो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर होती है, दीज आर बेस्ट डेवलप्ड इन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यूरेशियन, ये जो ग्रासलैंड्स हैं लाइक यूरेशियन सिटीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, पंपास ऑफ एशिया, ये आप लर्न कर सकते हो बिकॉज दीज क्वेश्चंस कैन बिकम एक मार्क्स में आ सकते हैं इन द MCQ या फिर एक्सप्लेन करने में भी आ सकते हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स्ड फार्मिंग।
तो ये जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है ये आप देखोगे कि हाईली जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसमें की जाती है, क्योंकि ये इसमें कैपिटल इंटेंसिव जो आपकी कैपिटल लगती है वो ज़्यादा लगती है, एज वेल एज इसमें मॉडर्नाइजेशन या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसमें काफ़ी आजकल अब यूज़ हो रही है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में होती है, ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका में, और सम पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स में। मिक्स्ड फार्म्स में क्या होता है, मॉडरेट इन साइज होते हैं एंड यूजली क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विद व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फूडर एंड रोट क्रॉप्स। जो फूडर क्रॉप्स होती है इसमें दे आर इम्पॉर्टेंट इन मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब फूडर क्रॉप क्या होती है, जो खाने वाली क्रॉप्स होती है, लाइक ये होगी व्हीट कितना खाया जाता है, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, दीज ऑल आर फूडर क्रॉप्स जो हर कंट्री में खाई जाती है। तो इसमें ये वाली क्रॉप्स जो होती है वो ग्रो होती है, और इसमें क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग के थ्रू इसमें सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन किया जाता है, कि मतलब कभी कोई क्रॉप ग्रो करवाई या फिर इंटरक्रॉपिंग कर दी, तो थ्रू दिस इसकी सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो मेंटेन अच्छी रहे, दैट्स व्हाई ये चीजें होती हैं। एंड नाउ हर क्रॉप पे इक्वली एम्फेसिस लेड होता है, मतलब इन द कल्टिवेशन, और यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। एनिमल्स में जो एनिमल हस्बेंड्री में जो रखे जाते हैं दे आर लाइक शीप, कैटल, पिग्स, एंड इन्हीं को पोल्ट्री भी प्रोवाइड की जाती है, और इसी से इनकी मेन इनकम अलॉन्ग विद द क्रॉप्स होती है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू, जो मतलब सामान इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द होल वर्ल्ड मार्केट में बेचते हैं, या फिर जो क्रॉप्स होती हैं मिक्स फार्मिंग में, इनसे ये इनकम कमाते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया था हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, एंड ग्रीन मैन्यूर्स, एंड ऑल्सो बाय द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द फार्मर, मतलब फार्मर्स के भी स्किल्स वगैरह इसमें यूज होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इज अ वर्ड थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय कि किसके बारे में होने वाला है। डेयरी मतलब गैया भैंस वगैरह, तो मतलब दूध जो मतलब मिल्क होता है उसका प्रोडक्शन इसमें रिलेटेड होता है डेयरी फार्मिंग में। तो डेयरी फार्मिंग बहुत एडवांस और एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स है, जिनसे हमें मिल्क मिलता है। ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव होती है फार्मिंग। इसमें एनिमल शेड्स के साथ उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फूडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स को ऐड करके जो डेयरी फार्मिंग की कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। और इसमें कैटल ब्रीडिंग और हेल्थ केयर एंड वेटनरी सर्विसेज एनिमल्स को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि मेन जो इसमें प्रोडक्शन मिलता है मिल्क या फिर एनिमल्स प्रोडक्ट, तो वो हमें एनिमल्स से मिलती है, तो उनके भी मतलब वो भी अच्छे रहे, दैट्स वाई यहाँ पे हेल्थ केयर पे उनके ध्यान दिया जाता है, उनकी वेटनरी सर्विस और कैटल ब्रीडिंग पे। ये हाईली लेबर इंटेंसिव होती है, जैसे कि इसमें रिगरस मतलब बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है फीडिंग और मिल्चिंग एनिमल्स की। देयर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप रेजिंग, मतलब यहाँ पे कोई ऑफ सीजन नहीं होता है। जैसे कि क्रॉप रेजिंग में क्या होता है कि चावल चाहिए तो मानसून में ही ग्रो करेंगे, धूप में जब मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब ग्रो नहीं कर सकते। बट इसमें डेयरी फार्मिंग इज नॉट लाइक दैट कि कोई पर्टिकुलर सीजन होगा जिसी में आप उसकी फार्मिंग कर सकते हो। डेयरी फार्मिंग ऐसा नहीं है, ये होल ईयर होती है। नाउ इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, जो अर्बन एरिया होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। और ये नेबरहुड मार्केट को फ्रेश मिल्क प्रोवाइड करती है, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है लाइक बटर, कर्ड, एनीथिंग। और जो अब डेवलपमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, रेफ्रिजरेटर का या फिर पेस्चराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस, उसने ये जो सर्विस है इसका स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स का टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि पहले क्या होता था रेफ्रिजरेटर या फिर पेस्चराइजेशन वाले मेथड्स नहीं थे, तो ये जो डेयरी फार्मिंग से प्रोडक्ट्स होते थे जल्दी ही खराब हो जाते थे। बट अब ये सारी जो फैसिलिटीज आ रही है इनके थ्रू इनका जो टाइम है वो बढ़ गया है। और देयर आर 3 मेन रीजंस ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, दैट इज largest is in northwestern Europe, second is Canada, and the third belt includes in the southeastern Australia and New Zealand and Tasmania. Okay, now the next topic is Mediterranean agriculture. Mediterranean agriculture is highly commercial agriculture, मतलब इससे भी काफी पैसा कमाया जाता है। और ये जो प्रैक्टिस होती है, ये जो मेडिटेरियन कंट्रीज हैं उनके दोनों साइड में मतलब इसको प्रैक्टिस किया जाता है, लाइक इन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, from Tunisia to Atlantic coast, southern California, some parts of Chile and southern western part of South Africa and southwestern parts of Australia. ये जो नेम है ना कंट्रीज के, हर कंट्रीज के मैंने पहले भी बताया था कि
बहुत ज़्यादा होंगे, इनको लर्न करना थोड़ा वो होगा। तो इसमें क्या होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट सप्लायर जो होते हैं ये मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की, सिट्रस फ्रूट्स के होते हैं। सिट्रस मतलब खट्टे वाले फ्रूट्स के होते हैं। और विटीकल्चर जो ग्रेप कल्टीवेशन होता है इज द स्पेशलिटी इन द मेडिटेरेनियन रीजन। अब पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि विटीकल्चर कौन से कल्टीवेशन है एग्रीकल्चर की स्पेशलिटी, तो दैट्स इन मेडिटेरेनियन रीजन। ओके, बेस्ट क्वालिटी वाइन्स इन द वर्ल्ड जो है, मतलब वाइन्स शराब जो होती है वो यहीं से आती है फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स। और वेरियस कंट्रीज में इनका प्रोडक्शन मतलब इनको बेचा जाता है। और जो इंफीरियर ग्रेप्स होते हैं उनको ड्राई करके करेंट्स मतलब वही छुआरे किशमिश वगैरह में चेंज करते हैं। दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑलिव्स एंड फिग्स। ये जो रीजन है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का, ये आपको ऑलिव्स और फिग्स भी देता है। और जो एडवांटेज होता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का वो ये होता है कि जो वैल्यूएबल क्रॉप्स होते हैं सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये विंटर में ग्रो होते हैं और उसके बाद ग्रेट डिमांड होती है इनकी, बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड होती है इन द यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, क्योंकि वहां पे ये जो फ्रूट्स होते हैं ना इनकी नीड होती है वहां के लोगों को, यूरोपियंस, तो इसकी डिमांड जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है कि ये बहुत उससे प्रोडक्शन बेच के अच्छा इसका कॉमर्शियल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है। आफ्टर दिस नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, तो ये जो फार्मिंग है इसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स जो होते हैं उनकी क्रॉपिंग की जाती है। वो आपके फ्रूट्स भी हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। और ये सोलिली होते हैं फॉर द अर्बन मार्केट्स। अर्बन मार्केट्स में होते हैं और लोकेटेड एट द प्लेस जहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन हो, उन जगहों से जहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम कर सके। और मतलब लिंक्स अर्बन सेंटर से हो जहाँ पे हाई इनकम ऑफ पीपल रहते हैं, हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स रहते हैं जो उसको ले सके। क्योंकि अब ये जब इसमें प्रोडक्शन लग रहा है तो ये एक्सपेंसिव होता है, तो क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव भी होता है और मैनुअल लेबर भी इसमें काम करते हैं, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये वहां पे होते हैं जहाँ पे लोग इनको अफोर्ड कर सकते हैं, वहां पे इनकी मतलब एट अ हाई इनकम प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे होते हैं। इट इज बोथ लेबर एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव। और इसमें बताया जैसे कि एंड एम्फसाइज ऑन द यूज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन होती है इसमें, HYV सीड्स भी यूज होती है, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन्स। कोल्डर रीजन्स में जहाँ पे मतलब फेवरेबल क्लाइमेट नेचुरली नहीं होता है तो वहाँ पे ग्रीन हाउसेज, गैसेज एज वेल एज आर्टिफिशियल हीटिंग यूज होती है। इस टाइप का जो एग्रीकल्चर ये जो है ये वेल डेवलप्ड और डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द मेडिटेरेनियन रीजन। जो नीदरलैंड है वो स्पेशलाइज इन द ग्रोइंग फ्लावर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्पेशली दैट इज ट्यूलिप्स, और जो कि विच आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज ऑफ यूरोप। मतलब यहाँ पे नीदरलैंड में ग्रो होता है ट्यूलिप्स, और जो यूरोप है वहाँ पे हर जगह बेचा जाता है, फॉल्स टू ऑल द मेजर सिटीज ऑफ यूरोप, क्योंकि ट्यूलिप्स बहुत जगह यूज होता है, दैट्स व्हाई। नाउ द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग एक आपके में कॉन्सेप्ट आया होगा माई बुक में ऑन द पेज नंबर 40। तो इसमें बताया गया है वो रीजन जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ वेजिटेबल्स के मतलब उसमें स्पेशलाइज होते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। और इसको ट्रक फार्मिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ट्रक्स फार्म्स फ्रॉम द मार्केट। डिस्टेंस जो होती है मतलब मार्केट से बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, मतलब एक राइट में कितनी कवर कर लेगा फ्रॉम द प्लेस जहाँ से वो बेचने जा रहा है टू द मार्केट, इसीलिए इसको नाम रखा गया, हेंस इट इज नेम एज द ट्रक फार्मिंग। अब in addition to market gardening, a modern development in the industrial region of Western Europe and North America is factory farming. Factory farming अब जैसे कि ट्रक फार्मिंग है तो एक मॉडर्न मार्केट गार्डनिंग और मॉडर्न डेवलपमेंट जो हुआ है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका जितने भी बिग बिग कंट्री हैं, दैट इज फैक्ट्री फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं एनिमल्स वगैरह, पर्टिकुलरली पोल्ट्री एंड कैटल, रियरिंग यहाँ पे डन होती है विद स्टॉल्स एंड पेन्स फेड ऑन मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ एंड केयरफुली सुपरवाइज अगेंस्ट डिजीजेज। मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनका सुपरविजन अच्छे से होता है कि उनको कोई डिजीज तो नहीं है, और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एट अ लार्ज स्केल अच्छे से प्रोड्यूस किया जाता है, फिर पूरे वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाता है, दैट इज नोन एज फैक्ट्री फार्मिंग। One of the important feature of this poultry farming and cattle rearing is breed selection and scientific breeding। मतलब वहाँ पे अच्छी breeds के ही animals लाए जाएंगे और जो selective breeding होती है। Okay, now next thing is cooperative farming। कोऑपरेटिव फार्मिंग आप वर्ड से समझ सकते हो, यहाँ कोऑपरेटिव वर्ड आ रहा है मतलब कोऑपरेशन के साथ समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग इन देयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज ऐड करके वॉलंटरी फॉर मोर इफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। मतलब
जैसे कि अगर कोई काम, जैसे कहते नहीं है मिल के काम करो तो अच्छा होगा, तो अगर कोई एक करता है तो उससे उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। वेयर एज इन कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, वो मिल के एक साथ काम करते हैं, रिसोर्सेज अपने सारे ऐड कर देते हैं, उससे जो प्रॉफिट निकलता है वो ज्यादा होता है। इसमें इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। मतलब इंडिविजुअल जो फार्म्स होते हैं वो रहते हैं, लेकिन इसमें जो फार्मिंग होता है वो मैटर ऑफ होता है मतलब कोऑपरेटिव इनिशिएट करना, मतलब मिलकर स्टार्ट करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो फार्मर्स को हेल्प करती है टू प्रोक्योर ऑल इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड हेल्प्स इन प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ चीपर रेट। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मोस्ट फेवरेबल टर्म्स में और हेल्प करते हैं जितने प्रोडक्ट्स निकलते हैं लोगों को एट ए लार्ज स्केल, क्योंकि जब मिलकर लोग ज्यादा काम करेंगे तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। नाउ कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड ओवर अ सेंचुरी अगो, मतलब 100 साल पहले ये स्टार्ट हुई है कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड हैज बीन सक्सेसफुली इन मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली एक्सेट्रा। यहाँ तक कि जो डेनमार्क है द मूवमेंट हैज बीन सो सक्सेसफुल, इतना सक्सेसफुल होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग का डेनमार्क में कि प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। मतलब उसका अपना तो फार्म रहता है लेकिन एज वेल एज वो कोऑपरेटिव में भी एक मेंबर है इन द कंट्री डेनमार्क। Okay, after this, the next and the last topic about our agriculture is collective farming. Now, जो collective farming होती है, this is also like same. It is based on social ownership of the means of its production, collective labor. मतलब मिल के लेबर, collective labor काम करते हैं और social ownership होती है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक की। Here farmers pool their resources, though they are allowed to keep a small part with themselves. मतलब अपने रिसोर्सेज या फिर अपनी जो लैंड होती है वो कुछ अपने पास रख सकते हैं, लेकिन बाकी वो सोशल मतलब एक गवर्नमेंट या फिर जो हेड है उनके अंडर दे देते हैं और फिर वहां पे मिलकर कलेक्टिवली फार्म करते हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सोल्ड होते हैं टू अ स्टेट एट प्रीफिक्स्ड रेट, पहले से वो रेट फिक्स्ड होता है प्राइस, और जो मेंबर्स होते हैं दे आर पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क डन। मतलब जैसे कि कोई होता है वो उसमें पानी डालता है, कोई होता है वो वहाँ पे लाइक फर्टिलाइजर्स डाल रहा है, कोई HYV सीड्स डाल रहा है, कोई वहाँ पे हार्वेस्टिंग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट टास्क उनको वहाँ उनकी जो सैलरी होती है वो मिलती है। इट वॉज प्रैक्टिस फर्स्ट इन खेलकोज इन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। सबसे पहले ये रशिया जो सोवियत यूनियन है वहाँ पे खेलकोज है जगह, सबसे पहले कलेक्टिव फार्मिंग वहीं पे बिगिन हुई थी। और स्मॉल प्लॉट्स होते हैं टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह। तो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव फार्मिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माइनिंग एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। refers to the extractions of minerals from the earth surface। मतलब अर्थ की जो सरफेस होती है उससे जब हम मिनरल्स निकालते हैं तो दैट इज नोन एज माइनिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग। और जो कि आज मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी की वजह से इसी की हेल्प से हो रही है। तो हमने देखा होगा कि हिस्ट्री में भी बहुत सारी एजेस रही थी रिलेटेड टू मिनरल्स, लाइक ब्रॉन्ज एज थी, कॉपर एज थी, आयरन एज थी। लेकिन जो मिनरल्स जेन्युइनली जब मतलब हमारे काम में आए या फिर हम लोगों ने समझा दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज जस्ट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18th सेंचुरी में होता है इन द 1750। तो जो अब फैक्टर्स कुछ होते हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बेसिकली 2 मेन फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर एंड अनदर वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। मतलब जो मिनरल्स हैं उनका साइज क्या होगा, वो किस टाइप के होंगे और उनका क्या मोड ऑफ अकरेंस है। एंड द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक फैक्टर सच एज द डिमांड ऑफ द मिनरल की। मतलब हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक लोग ही नहीं रहते, कोई नीड ही नहीं है उस टाइप की, जंगल है लेकिन मिनरल्स है, तो वहाँ से मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा दी जा सकती है क्योंकि अभी तो लोग नहीं है लेकिन बाद में भी आ जाए। लेकिन अगर वहाँ पे लोग भी हैं, उनकी नीड भी है, जैसे कि हमें किस मिनरल की ज़्यादा नीड है, हर मिनरल की हमें ज़्यादा नीड नहीं होती। आयरन कितना ज़्यादा नीडफुल होता है, गोल्ड मतलब लोग ज्वेलरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और भी कोल है वो कितना यूज़ हो रहा है। लेकिन हर मिनरल जो होता है, जैसे मिनरल्स तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन हर नहीं होता। मोड ऑफ अकरेंस विद दिस डिमांड फॉर द मिनरल्स, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, मतलब क्या टेक्नोलॉजी है कि हम उसको प्रोसेसिंग करके अपने यूज में ला सकते हैं, एंड कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द माइनिंग एक्टिविटी। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग करने के मतलब खनन आई गेस कहते हैं उसको निकालने के क्या मेथड्स होते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज ओपन कास्ट, या फिर ओपन कास्ट को हम लोग सरफेस माइनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि
जो अर्थ सरफेस होती है उसको मतलब ज़्यादा नीचे नहीं खोदा जाता है, ऊपर से ही सरफेस को खोद लिया जाता है और कुछ निकाल लिया जाता है। वो इजी भी होती है और चीप भी होती है क्योंकि आपको इजीली वो मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है उसको शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढा करते हैं और बहुत मतलब अर्थ के नीचे से निकालते हैं। काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होती है और थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है एज कम्पेयर टू द शाफ्ट ओपन कास्ट माइनिंग या फिर सरफेस माइनिंग। ओके, नाउ it is written that several countries of Africa and few of South America and Asia have over 50% of the earning from minerals only। आप समझ सकते हो तो मिनरल्स काफ़ी प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हमने इसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी हैं दे आर all about primary, they are all comes under the primary activity। Okay, now let's see some MCQ। So first one is which one of the following is not a plantation crop। हम लोगों ने पढ़ा था कॉटन होती है, कॉफी होती है, कॉटन भी कॉफी होती है, शुगर केन होती है, रबर होती है और इसमें वीट भी दे रखा है बट वीट नहीं होती है। Now second is in which one of the following country cooperative farming was the most successful experiment। कोऑपरेटिव कहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी? इन द डेनमार्क, जहाँ पे मोस्टली हर एक फार्मर कोऑपरेटिव फार्मिंग का मेंबर है। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टिवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनीज? कोलकोज, विटिकल्चर, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन। दैट इज प्लांटेशन। Okay, so this was all about the primary activity। So again I want to say thank you for watching my video and आपको अगर कुछ भी समझ में आया हो, मतलब समझ में आया ही होगा, तो मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वील मीट अगेन इन द सेकेंड वीडियो, मतलब इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होने वाली है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे। ओके, सो बाय बाय।